मैं तो शुरू कर रही हूँ यार, अब आप लोग अपना अपना बता दो मेरे को पहले। आप ये चाय डालते जाएंगे, उसके साथ साथ मौसम का हाल हम बताते जाएंगे। मौसम का हाल इन्हीं को बताना पड़ेगा आज तो, जो इनका नहीं, मेरा आज हाल वैसे बेटर है। आज बेटर है, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो क्योंकि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हम केयरलेस हो जाते हैं, उस वजह से हाल ऐसा हो इतने जाता है। देसी नुस्खे मैंने आपको बता दिए, सारे कर लिए मैंने, सारे कर लिए। लेकिन एक बात है कि दिल्ली में जो रहता है ना, उसका हाल ये होना ही होना है एक बार जब मौसम बदलेगा। इनफैक्ट आप देखिए, जब सर्दी से गर्मी में हम लोग आएंगे तब भी हाल हमारा ये होगा। और दूसरा AQI वो भी मेहरबान, मैं उसी की बात कर रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप ये हाल देखिए, पहाड़ों में इसी वक्त अभी ये हाल है, और महाराष्ट्र की हालत तो और भी खराब है। वहां पर देखिए शीत लहर की बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए मौसम जो है मेरे और नवजोत के साथ पूरा का पूरा मैच कर रहा है, और हम दोनों सबसे पहले चपेट में आए हैं इसकी, है ना। पहले आप फिर मैं, तीसरे नंबर पर मैं भी हूँ। मेरा गला बिल्कुल गया हुआ है, इसीलिए चाय आपको मिली है। मेरा जाने वाला है। बच के रहिएगा क्योंकि आपको कुल्लू मनाली जाना है। बिल्कुल, वहां की तस्वीरें कैसी है वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए नवंबर का महीना कैसे चल रहा है वो आपके सामने तस्वीरें हैं। नवंबर के 10 दिन तो बीत चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सर्दी ने अभी से दस्तक दे दी है। कई इलाकों में AQI की हम बात कर रहे हैं, AQI भी गड़बड़ है। ऐसे में आपको अपना पूरा ख्याल रखना है। बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहनिए। दिल्ली के लिए केवल मौसम चुनौती नहीं है, बल्कि साफ हवा का संकट भी दिल्ली वालों को लगातार परेशान कर रहा है। तो देखिए आपने 2 तस्वीरें दिल्ली की, और किस तरीके से दिल्ली का हाल तो देखिए बेहाल हो गया है। लेकिन अब बात मौसम की कर लेते हैं, जिसने सबको हैरान परेशान कर रखा है। नवंबर के केवल 10 दिन बीते हैं और देश में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। वैसे इस मौसम में पहाड़ों पर तो मौसम ठंडा ठंडा हो ही जाता है, तस्वीरें आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार तो मैदान भी ठिठुर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तापमान कम है, सुबह शाम स्वेटर जरूरी लगने लगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी शीतलहर ने एंट्री ले ली है। लोग कह रहे हैं कि नवंबर ऐसा है तो दिसंबर में जाने क्या हाल होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर और मध्य के राज्यों में मौसम ने किस तरह से अंगड़ाई ली है। बद्रीनाथ धाम में मौसम की ये बर्फ बता रही है कि यहाँ का हाल क्या है। यहाँ पारा -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। पानी की बूंदें बर्फ में बदल चुकी हैं और ऊंचे इलाकों में बर्फीले मौसम का यही असर फिलहाल मैदानों तक नजर आ रहा है। अभी नवंबर को 10 दिन गुजरे हैं, लेकिन मैदानों में सुबह और शाम मौसम दिसंबर वाला नजर आ रहा है। सर्दी ने दबे पांव केवल दस्तक भर नहीं दी, बल्कि दिल्ली में सुबह सुबह शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सोमवार को वो 10 डिग्री दर्ज किया गया। इस ठंड की वजह वो सर्द हवाएं हैं, जिन्होंने दिल्ली में नवंबर को दिसंबर बना रखा है। दिल्ली के कई इलाकों में तो रात का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। ये हालत दिल्ली में सर्दी की दस्तक की ओर इशारा कर रही है। जाहिर है मौसम के इस मिजाज के बाद ये सवाल लोगों के जहन में है कि क्या अब की बार पारा लुढ़कने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? क्या इस बार की सर्दी लोगों का सबसे मुश्किल इम्तिहान लेने वाली है? फिलहाल तो जो बात मौसम वैज्ञानिकों को चौंका रही है वो है कि कई इलाकों में शीत लहर की दस्तक। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पारा 10 से 12 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इन दिनों पारा सामान्य से 8 डिग्री कम चल रहा है। यही नहीं, जबलपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक नीचे आ चुका है, जिसके बाद अगले 24 घंटे के लिए जबलपुर समेत रीवा और शहडोल संभाग में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ नवंबर के शुरुआती दिन सर्द हवाओं के साथ आए हैं। नागपुर समेत विदर्भ के कई इलाकों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके बाद मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि विदर्भ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति 12 से 13 नवंबर तक रह सकती है। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ का जो तापमान वो सामान्य से काफ़ी नीचे चल रहा है। कहीं कहीं पे तापमान जो है 7 या 8 डिग्री तक रिकॉर्ड दर्ज किए गए मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें विदर्भ का, तो विदर्भ में गोंदिया की बात करें तो वहाँ पे तापमान जो 10 डिग्री के आसपास आ चुका है। खुद नागपुर का जो तापमान वो 12 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। तो हम देख रहे हैं कि जो तापमान है अभी न्यूनतम तापमान वो सामान्य से काफ़ी नीचे, किसी किसी स्थान पर जो तापमान है न्यूनतम तापमान
वो सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे चल रही है। और हम अभी देखेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान की प्रवृत्ति रहेगी ऐसी बनी रहेगी और थोड़े से फॉल और भी एक्सपेक्टेड है। आने वाले 3 से 4 दिन में हम देखेंगे तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट और हो सकती है। और विदर्भ के जो कुछ रीजन है, खासतौर पर जो नॉर्थ विदर्भ का जो रीजन है, गोंदिया, भंडारा या नागपुर जो नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पे कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में। सर्द हवाओं ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों को कूल कर रखा है। यहाँ के उत्तरी इलाकों में लोग अभी से अलाव का सहारा ले रहे हैं। राज्य के अंबिकापुर में सबसे कम 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो दुर्ग में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री पहुँच गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में इसी तरह के मौसम का अनुमान जताया है। यही नहीं, पंजाब में मौसम का मिजाज भी सर्द है। यहाँ के फिरोजपुर, फरीदकोट के अलावा मुक्तसर, फाजिल्का और भटिंडा में मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पंजाब में अगले 48 घंटे तक तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। नवंबर में जिस तरह मौसम ने करवट ली है, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और क्या सर्दी का दौर इस बार कुछ ज्यादा लंबा खींचने जा रहा है। इसे लेकर 2 थ्योरी चल रही हैं। पहली थ्योरी ये कि इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है, जबकि मौसम विभाग साफ कह चुका है कि इस बार सर्दी पिछले साल की तरह रहेगी। सिर्फ यही नहीं, मौसम विभाग का ये भी कहना है कि लानीना की स्थिति फिलहाल कमजोर है और अगर ऐसा ही रहा तो सर्दी का जोर और जोर नहीं पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली में सर्दी आ चुकी है? अगर नहीं तो फिर मौसम सुबह शाम इतना सर्द क्यों है? क्या ये कोई साइक्लोनिक इफेक्ट है या फिर सर्दी के वक्त से पहले आने की आहट है? तो ये सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो मेरी सहयोगी मनीषा ने मौसम विभाग के निदेशक से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच चुका है और उसी को देखते हुए आज दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 की पाबंदियां जो है वो लागू कर दी गई है। हर किसी को इंतजार है कि कब इस पोल्यूशन से जो है छुटकारा मिलेगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त मौजूद है। सर, हर किसी को है कि हवा कब चलेगी जिससे पोल्यूशन का स्तर है वो कम हो और AQI लेवल में भी उसका फर्क नजर आए? देखिए, अगर आप वेदर की बात करें तो हम सच आने वाले 7 दिन में कोई वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा। लेकिन अभी क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी जगह जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से कम है। उसको अगर बात करें साउथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, स्पेसिफिकली नॉर्थन पार्ट, उसके बाद मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, इन जगहों में कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। कोल्ड वेव मीन सुबह या रात के जो टेम्परेचर्स हैं वो 10 डिग्री से कम हैं और उनका डिपार्चर जो नॉर्मल होना चाहिए आज के दिन उससे 5-6 डिग्री उससे भी कम है, जिसके कारण ये कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। उसके लिए हमारा येलो अलर्ट है। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है जैसे मैंने बताया, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं वही हैं 9-10 की रेंज में ही। लेकिन दिन और रात के टेम्परेचर में जो कमी जो है वो नजर आ रही है, उस दिन के समय वो चीज़ क्यों नहीं दिख रही है? दिन में तो ऐसा होता है ना, जनरली जब कोई सिस्टम आता है उस समय ये सारे पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। इस समय क्या है कि दिन के टेम्परेचर्स नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं हैं, सुबह के टेम्परेचर्स तो सामान्य से कम है, लेकिन उसके बाद जो धूप निकल आती है उसके बाद जो टेम्परेचर्स, जो दिन के टेम्परेचर है वो सामान्य के ही पास रहते हैं। जिस तरीके से कोल्ड वेव का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अगले 4 से 5 दिनों तक, जिसमें दिन और रात के जो टेम्परेचर है वो सामान्य से कम नजर आएंगे, लेकिन अगर ठंड की अगर हम बात करें तो उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष भितूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जाहिर है एक तरफ ठंड है तो दूसरी ओर साफ हवा के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। दिल्ली हो या देश का कोई भी छोटा शहर, ज्यादातर जगहों पर पोल्यूशन एक समस्या बन चुका है। लेकिन आज हम आपको पोल्यूशन का एक ग्रीन सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं जिससे आप एयर पोल्यूशन को हरा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका। और वैसे भी देखिए, ये पोल्यूशन बढ़ा भी तो हमारी गलतियों से है ना, तो हम ही कुछ कदम उठाकर इसे रोक भी सकते हैं, संभाल भी सकते हैं। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही घर की सैर करवाते हैं जहां की हरियाली ने लगातार बढ़ते AQI को काफी हद तक
थाम रखा है। यहाँ घर के अंदर बाहर छत की हरियाली एयर प्यूरिफायर का ही काम कर रही है और घर का डिजाइन खुद में साफ हवा की गारंटी बनी हुई है। लेकिन कैसे हुआ ये सब कुछ, रिपोर्ट से देखिए। दिल्ली इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रही है। लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरियाली की राह चुन रहे हैं। मेरे साथ निरंजन जी इस वक्त मौजूद है। आप अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको हम अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। ये मेरे घर का छत है और प्लांट्स हम जानते हैं, पौधे हर तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। 3-4 तरह हैं। एक तो होता है वो गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट गैसेस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सोडियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंडली ये पार्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव करता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उसके सरफेस से, लीव्स और बार्क से वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड होता है फोटोसिंथेसिस। हम बचपन से जानते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं जो हम ब्रीद आउट करते हैं और वो ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकालता है उसके लीव्स में से, और वो ड्रॉपलेट्स धीरे से सेटल करते हैं, वो भी पार्टिकुलेट मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे AQI लेवल जहाँ बाहर 389 के करीब है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी दिल्ली तो से ज्यादा ही होता है। हाँ, जो हमारे फोन में जो दिखता है वो तो अभी देखिए ये वेरी पुअर दिखा रहा है 389। और अगर मैं यहाँ पे AQI क्वालिटी देखूं तो वो अभी 101 है। इनका जो पूरा घर है, जिस तरीके से इन्होंने अपना घर बना रखा है, जिस तरीके से पेड़ पौधों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसकी वजह से आप फर्क देख सकते हैं कि कितना ज्यादा 101, मतलब आप एक्चुअल में अच्छी सांस जो है वो आप यहाँ पर ले पा रहे हो इस तरीके का पूरा। और यहाँ पर खड़े होने पर वो चीज फील भी कर पा रहे हो कि किस तरीके से साफ हवा जो है वो मिल रही है हम लोगों को। बिल्कुल। हम यहाँ पे जैसे आजकल लोग कहते हैं बाहर जाना नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सुबह वॉक करते हैं और वो डिफरेंस महसूस कर पाते हैं, क्योंकि एयर में आप भी महसूस कर रहे हैं वो एक फ्रेशनेस है जो नेचुरल एयर में होना चाहिए। 101 इज वेरी नॉर्मल। ये आप देख सकते हैं रूम के साथ आपको एक छोटी सी बालकनी दिखेगी, और बालकनी कम, ये वाकई में मुझे लग रहा है ये आपका ऑक्सीजन जोन है सर। ये सच में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने सेटअप किया है, किस तरीके से सारे पौधे जो है वो नजर आने वाले हैं। लेकिन वो पौधे इसलिए लगाए गए कि जितने भी हार्मफुल, जितने भी पोल्यूटेंट्स है इस वक्त एयर में, उन सबको साफ कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे ये भी एक जंगल की तरह है, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे हम बैठते हैं, शाम को चाय भी पीते हैं, सुबह उठ के चाय पीते हैं। तो ये जगह अपने आप ही नेचर में एक सुकून सा देता है हमें। और ये पौधे आप देखते हैं, ये नेचुरली, इसको हम ग्रीन वॉल कहते हैं, इसमें अपने आप ही वाटरिंग होता है। रेन वाटर जो है हमने हार्वेस्ट किया हुआ है, उसी से ड्रिप इरिगेशन से इनको हम प्लांट को वाटर देते हैं। और इसी से वही कह रहा हूँ, वो 4 प्रोसेसेस जो हैं, ट्रांसपीरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, प्लस पार्टिकुलेट मैटर, फोटोसिंथेसिस, इन सब की वजह से यहाँ का एयर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग तरीके की वैरायटी जो है वो देख पा रही हूँ। तो इसमें कौन कौन से आपने सबसे लगा रखे हैं? यहाँ पे एक मनी प्लांट है, एक सिंगोनियम है, एक इसमें स्पाइडर प्लांट भी है, ऊपर ट्राइडिस्केंसी है जस्ट टू ब्रिंग सम कलर, एक और है एस्परागस है, देन बीच में दीज आर रिबन ग्रास। तो इस तरह के अलग अलग ये वेरिएशंस के लिए भी किए हैं। जितने भी आपके लीफी प्लांट्स होंगे जिनके सरफेसेस बड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। साफ हवा के क्लीन फॉर्मूले के बाद अब आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जिसका जिक्र दुनिया भर में हो रहा है। ये गांव पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है और यहाँ का पूरा सिस्टम सूर्य से मिलने वाली रोशनी पर निर्भर है। दरअसल ये गांव राजस्थान में पड़ता है, इसका नाम है सावरदा। ये गांव सोलर पैनल से रोशन है। इस गांव के स्कूल, दुकानें, खेती के उपकरण सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। अब इस गांव की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। तक फैले खेतों में बिछे सौर पैनल राजस्थान के सावरदा गांव की तरक्की की कहानी बयां कर रहे हैं। ये चमचमाते सोलर पैनल किसी दौर में गर्मी से तपते इस गांव के आधुनिक बनने के किस्से सुना रहे हैं। सूरज की किरणों ने सावरदा गांव की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदल कर रख दी। कभी अंधेरे में रहने वाला ये गांव आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। आज गांव में ड्रोन से खेतों की निगरानी की जाती है। खेतों में छिड़काव के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। सिंचाई के लिए डीजल पंप्स की जगह सोलर पंप ने ले ली।
लाइट नहीं आती थी तो पानी नहीं आ पाता था जल्दी से, और फुहारे वगैरह जो किसान हैं इनको अवेलेबल नहीं होता था। हमारे खुद जो हम खेती करते हैं हमें भी इतनी पानी की सुविधा नहीं होती थी, बार बार लाइट का कटना आना जाना ये होता था। तो अब जब से ये सोलर लगाना एकदम से इतना अच्छा आराम हो गया है कि लाइट जाने का तो झंझट ही खत्म हो गया है, और इससे पैदावार भी बढ़ी है। मई जून के महीनों में राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में बिजली कटौती से स्कूलों में बैठना मुश्किल हो जाता है। आलम ये हो चला था कि स्कूल में तेजी से बच्चों की संख्या घटने लगी थी, मगर अब यहाँ के स्कूलों में फिर से बच्चों की हंसी ठिठोली गूंज रही है। सौर ऊर्जा पैनल से मिलने वाली बिजली से स्कूलों में न सिर्फ पंखे चल रहे हैं बल्कि स्मार्ट क्लासरूम तक डेवलप किए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। जब से ये सोलर लगा है उसके बाद हम स्मार्ट क्लासेस भी शुरू हो गई। हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। और जैसे अपने कंप्यूटर का काम है जो बिल्कुल ठप हो जाता था लाइट ना होने की वजह से, वो भी जब लाइट सोलर से चल रही है तो बहुत अच्छे से चल पा रहा है। बच्चे भी खुश हैं और स्कूल का नामांकन जो होता है एनरोलमेंट, वो भी बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बिजली की किल्लत से इलाके के जो बाजार ठप हो गए थे उन्हें सौर ऊर्जा ने फिर से जीवंत कर दिया। बंद पड़ी आटा और मसाला पीसने की चक्कियां चल पड़ी हैं। काम चला तो आमदनी बढ़ी और गांव ने तरक्की की राह पकड़ ली। पहले क्या था कि लाइट वगैरह जो थी वो हफ्ते के अंदर आती थी, तो 7 दिन नाइट में 7 दिन डे में, तो उसके अंदर हमारे को बहुत परेशानी, ना तो काम हो पाता था सही से, किसी ग्राहक को संतुष्टि नहीं थी। अब सोलर आने के बाद हमारे को 24 घंटा तो लाइट हो गई है हमारे पास, काम करने की हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इस वक्त। पहले इन इलाकों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता था, अब घर घर रोशन है। देर तक घरों के बाहर चौपाल लगती है। असल में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सरकार और कंपनियों के साथ साथ आम जनता के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ बिजली का बिल कम हुआ है, साथ ही युवाओं को तकनीकी कामों में रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ के कपाट हो चुके हैं बंद, लेकिन 4 धाम यात्रा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं और भक्त लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों वैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब तो बहुत ही उमड़ रहा है। और देखिए, इस कदर भक्तों का तांता लगा हुआ है कि अब तक रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि दर्शन करने वालों का आंकड़ा अभी भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ठंड प्रचंड है, रास्ते की दुश्वारियां हैं। बद्रीनाथ धाम के चारों ओर पहाड़ों पर बर्फ ने डेरा डाल दिया है, लेकिन ना तो बद्री विशाल के श्रद्धालुओं का जोश कम हुआ है और ना उत्साह। कड़ाके की ठंड के बावजूद धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब भी रोजाना दर्शन को पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस साल अब तक रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी 14 दिन बचे हैं। कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। अब भी 3 से 5 हजार श्रद्धालु रोजाना बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा के अंतिम चरण में भी रौनक बनी हुई है। जाहिर है कपाट बंद होने तक दर्शन का आंकड़ा 16.5 लाख के करीब पहुंच चुका होगा। पिछले साल के 14,35,000 के रिकॉर्ड को पार कर ये एक नया कीर्तिमान है। अभी तक बद्रीनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है इस साल वो 16 लाख पार हो गई है, और अभी भी क्योंकि निरंतर 3,000 से 5,000 के बीच में यात्री आ ही रहे हैं। 25 तारीख क्योंकि कपाट बंद होने हैं, तो तब तक भी काफ़ी यात्री वहां पे आ चुका हो। पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद धाम में सुबह शाम काफी ठंड पड़ रही है। लोग अलाव जलाकर ठंड के असर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने अलाव गीजर की व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन ने यात्रियों से गर्म कपड़े पहनने, अपनी सेहत का ध्यान रखने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। कि ठंड बद्रीनाथ धाम में बढ़ गई है अभी, और वहाँ पे बेसिकली जो हमारी नगर पंचायत है
उसके द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती रही है पूर्व वर्षों की बात भी। और बाकी जो हमारे गीजर सिस्टम वहाँ पे कुछ लगे हुए हैं, जो यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा हम देते रहते हैं। और कोई भी अगर किसी स्पेसिफिक समस्या को इंगित किया जाता है तो उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं कि किसी भी तरीके से यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो। 25 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर से पंच पूजन का दौर चलेगा। मंदिर समिति और प्रशासन की देखरेख में सभी धार्मिक अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएंगे। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले अब आपको उत्तराखंड के माणा गांव के पास मौजूद देवताल झील के दर्शन करवाते हैं। ताजे पानी की ये झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। उसे देवताओं की झील भी कहा जाता है। दरअसल ये इलाका भारत चीन सीमा से सटा है, लिहाजा कड़े नियमों का पालन कर सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ऑनलाइन परमिट व्यवस्था शुरू होने की वजह से रिकॉर्ड संख्या में सैलानी यहाँ आ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की जय, बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। आसमान का सिरा पर्वतों की चोटी से टकराता है तो पर्वतों की बर्फ दरिया में घुल जाती है। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को खुद में संजोए ये वो जगह है जहां मानो सरहदें बेमान हो जाती हैं। भारत चीन सीमा पर ये देवताल माना पास क्षेत्र है। ये इलाका माना पास, नीति पास और रिमखिम दर्रों को जोड़ता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र देवताल के जो भी दर्शन करता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाता है। भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद इस इलाके का सामरिक और प्राकृतिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक नजरिए से भी ये बेहद खास और दुर्लभ जगह है। दरअसल माणा गांव के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल ताजे पानी की झील है, जिसे देवताओं की झील भी कहा जाता है। यहाँ के मनोरम नजारे देखते ही बनते हैं। नवंबर दिसंबर में जब झील का पानी जमने लगता है, यहाँ की कुदरती सुंदरता में और निखार आ जाता है। लेकिन चीन सीमा से सटे ऊंचाई वाले इस क्षेत्र तक सैलानियों की पहुँच आसान नहीं थी। लेकिन अब बाधाएं दूर हो रही हैं और देवताल के सुगम दर्शन की राह तैयार हो रही है। बॉर्डर से सटा संवेदनशील इलाका होने की वजह से पर्यटकों के लिए यहाँ घूमने की अनुमति पाना आसान नहीं था। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के जरिए इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस साल यहाँ सैर सपाटे के लिए रिकॉर्ड संख्या में IPL यानी इनर लाइन परमिट मिला है। हम आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट प्रशासन की ओर से जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत देता है। उत्तराखंड का पवित्र देवताल भी ऐसा ही संरक्षित इलाका है, लिहाजा यहाँ आने के लिए सैलानियों के पास इनर लाइन परमिट होना जरूरी है। इनर लाइन परमिट और सीमा दर्शन पहल के तहत इस इलाके में सैलानियों के आमद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस साल देवताल पहुंचने के लिए 1356 पर्यटकों ने ऑनलाइन माध्यम से इनर लाइन परमिट लिया। वहीं 947 सैलानियों ने ऑफलाइन परमिट लिया है। कुल मिलाकर 2303 टूरिस्ट को यहां आने की अनुमति मिली है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बार हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है और इसमें निसंदेह बड़ा फायदा मिला है कि लोग अपने मोबाइल ऐप के जरिए ही या फिर CSC सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करते हैं। और अभी तक 1300 से ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन पास हमने जारी किए हैं और टोटल अभी तक हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 2300 जो पास है हमने जारी किए हैं देवताल माणा के लिए। और बड़ी तादाद में वहाँ पे जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। इस इलाके में अमूमन सेना और ITBP जवानों की ही आवाजाही देखी जाती है, लेकिन इस साल सैलानियों की चहल पहल भी देखने को मिल रही है। डिजिटलाइजेशन ने ये परमिट नियमों को आसान बना दिया है और यकीनन प्रशासन की इस पहल से यहाँ बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए उत्तर भारत में ठंड का आगाज हो चुका है। ठंड का नाम सुनते ही अभी से कपकपी भी छूटने लगी है। क्यों शगुफ्ता? मेरी तो छूट रही है। ऐसे में अगर कोई आपको कह दे कि आपको -15 डिग्री के तापमान में दौड़ लगानी है तो आप क्या कहेंगे शगुफ्ता? दौड़ेंगे आप? मैं वैसे मैराथन की प्लानिंग तो कर रही हूँ, बट इतने टेम्परेचर में मैंने नहीं सोचा। मैंने आपको बताया था ना कि मैराथन में भागने वाली हूँ मैं। बिल्कुल उसकी तैयारी है, लेकिन ये जो मैराथन है ये होगी अंटार्कटिका के अल्टीमा कैंप में -15 डिग्री के टेम्परेचर में। वहां बर्फ पर रनर ने हिम्मत और इंसानी जज्बा दिखाया। वहां हुई इस अंटार्कटिक आइस अल्ट्रा इवेंट में चीन के एक रनर ने कीर्तिमान रचा है। देखिए। बर्फ से ढकी धरती पर दौड़ता जुनून, -15 डिग्री की ठंडी हवा और उसके बीच हिम्मत और जज्बे का बेहतरीन संगम। ये नजारा है अंटार्कटिका के अल्टीमा कैंप का, जहां जज्बे, जुनून और जिद ने ठंड को भी मात दे दी। इन तस्वीरों में ये वो धावक हैं जो दुनिया की सबसे कठिन दौड़ अंटार्कटिक आइस अल्ट्रा में अपनी क्षमता को परख रहे हैं, और इन सब के बीच एक नाम ने इतिहास रच दिया। चीन के यूशेंग में 500 से ज्यादा मैराथन और अल्ट्रा रेस पूरी करने वाले यूशेंग ने इस बार गजब कर दिखाया। करीब 161 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे में पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। न सड़क न शहर, सिर्फ सफेद बर्फ का सन्नाटा, और उसमें दौड़ते ये योद्धा। कहते हैं जहां चाह वहीं रहा, और इन धावकों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। ऊपर से दिखाता ये नजारा किसी सपने से कम नहीं। सफेद चादर पर कदमों के निशान जैसे जीत को सुनहरे पन्नों में लिख रहे हों। कैंप ऑर्गेनाइजर ने इन धावकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। रास्ते के बीच एड स्टेशन बनाए गए हैं, जहां धावकों के खाना, पानी और गर्माहट का पूरा इंतजाम किया गया है। बर्फ की इस धरती पर जहां हर सांस एक चुनौती है, वहां इंसान ने फिर एक बार साबित कर दिखाया कि इच्छा मजबूत हो तो बर्फ भी पिघल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑनेस्टली ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इतनी कमी हो गई है क्या रिश्तों की और कनेक्शंस की और इंसानों की आपके पास, कि आप एआई पर इस कदर डिपेंडेंट हो गए हैं। एआई गर्लफ्रेंड। आपने जापान की हालत देखी है ना? इतना जापान में नहीं, वहां पे लोगों के पास समय नहीं है। और दूसरा एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी, मैंने अपने आसपास भी देखा है, जेन जी ज्यादा डिपेंड है एआई पे। चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, आप घर पे उसको हर कुछ पूछ रहे हैं, घर पे बोर हो रहे हैं तो आप उसी के साथ गप्पे मारे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं टाइम कहाँ पे जा रहा है। इतना इम्पोर्टेंट होता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि इमोशंस अब इतने नहीं रहे। जो पहले एक आपको रिश्ते निभाने के लिए इमोशंस होते थे, आप सोचते थे कि आप इन्वेस्ट करोगे। नहीं, रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं रही, वार्मथ नहीं रही है, और आपको लगता है कि किसी इंसान में इन्वेस्ट करने की जगह अच्छा है कि आप किसी और के साथ अपने पूरे दिन की बात शेयर कर। लेकिन दीपिका, इसमें एक बात है ना, अगर इमोशनली आप कनेक्ट नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो ये कभी ये डिजिटल गर्लफ्रेंड, कभी डिजिटल फ्रेंड, मतलब हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हम आसपास के लोगों को देखना नहीं। देखो दोनों चीजें हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं। हम गुड न्यूज टुडे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हाफ ग्लास फुल या हाफ एम्प्टी। हम जब ये कहेंगे कि डिजिटल सब कुछ अवेलेबल है तो हम उधर भागेंगे, लेकिन हम अगर रिश्तों को वैल्यू देना शुरू करेंगे तो हो सकता है दीपिका कि हम तीनों में से कोई ऑलवेज अवेलेबल हो आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप अज्यूम करते हैं कि आपके लिए ये बंदा अवेलेबल क्योंकि आपने खुद को डिपेंड कर लिया है उस टेक्नोलॉजी पे। देखिए कहानी यही है कि एआई गर्लफ्रेंड और एनिमे चैटबॉट की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है ना, उसको एक खतरा बताया है इसको परप्लेक्सिटी के सीईओ, जिनका नाम है अरविंद श्रीनिवास। बिल्कुल सही। और अरविंद श्रीनिवास ने कहा है कि एआई गर्लफ्रेंड और एनिमे स्टाइल चैटबॉट जैसी जो सुविधाएं हैं वो कई लोगों के लिए रिलेशनशिप का विकल्प बनती जा रही हैं। एआई गर्लफ्रेंड बेहद खतरनाक है और ये मनोवैज्ञानिक जोखिम के साथ भी आते हैं। तो रिपोर्ट को देखिए, सुविधाओं के साथ खतरे कौन कौन से हैं ये समझिए।
चैटबॉट हो या फिर एआई ऐप, हर सवाल का जवाब देता है ये। मौसम से लेकर मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब देने में महारत है इसके पास। कई बार तो लोग अपने दिल को बहलाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग तो अकेलेपन को दूर करने के लिए एआई का सहारा भी ले रहे हैं। अब एआई के इसी इस्तेमाल को लेकर जानकारों ने चेताया है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में एआई गर्लफ्रेंड का चलन बढ़ा है और बड़ी तादाद में लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एआई गर्लफ्रेंड और एनिमे स्टाइल चैटबॉट को बेहद खतरनाक और मनोवैज्ञानिक जोखिम वाला बताते हुए इस्तेमाल को लेकर चेताया है। एआई सिस्टम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। ये बातचीत को याद रखते हैं और इंसानों की तरह जवाब दे सकते हैं। एक समय फ्यूचर एक्सपेरिमेंट लगने वाली चीजें अब कई लोगों के लिए रिलेशनशिप का विकल्प बनती जा रही हैं, जो बेहद खतरनाक है। एआई धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। बातचीत याद रखने से लेकर इंसानों जैसी आवाज में जवाब की क्षमता विकसित हो रही है। इससे ये कई लोगों के लिए असली रिश्तों की जगह ले रहे हैं और लोगों के पास रिश्तों के लिए एक ऑप्शन हो गया है। हमारे सामाजिक परिवेश के लिए खतरा बन सकता है। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में कई लोगों को रियल लाइफ बोरिंग लगने लगी है और वो इन चीजों पर हर दिन कई घंटे बिता रहे हैं। ऐसे वर्चुअल कनेक्शन परसेप्शन को खराब कर सकते हैं और इससे लोग किसी और ही दुनिया में जीने लगते हैं, जहां आपका दिमाग आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। श्रीनिवास की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में एआई पार्टनर और कंपेनियन वाली एप्स बढ़ रही हैं। हालांकि इनका ये कहते हुए विरोध भी हो रहा है कि ये असली और काल्पनिक जीवन के बीच के फर्क को धुंधला कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे लोगों का रिलेशनशिप को लेकर नजरिया ही बदल जाएगा। एआई कंपेनियन एप्स को लेकर डेटा भी चौंकाने वाला है। कॉमन सेंसर मीडिया की एक स्टडी में सामने आया कि करीब 72% टीनेजर्स कम से कम एक बार एआई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली एप्स को यूज कर रहे हैं। रिसर्च का कहना है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस से बोट्स पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे लोगों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की, जिन्होंने हाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचकर एक तरीके से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। यहां वो एक फैशन इवेंट में शामिल हुई। लखनऊ में पूर्व मिस सुंदरी मानुषी छिल्लर ने अवधी संस्कृति से प्रेरित परिधान पहनकर रैंप वॉक किया है। जी हाँ, देखिए अपने लखनऊ के दौरे में मानुषी ने नवाबों के शहर की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें लखनऊ का खाना क्यों पसंद है। मानुषी ने युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमकर काम करने की सीख दी। हम शहर लखनऊ में हैं और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो बॉलीवुड की कलाकार मानुषी छिल्लर हैं। बहुत स्वागत है मानुषी आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। थैंक यू। मौका रिवायत का है, कोरियोग्राफर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तमाम लोग हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। फैशन वीक है, क्योंकि आपका फैशन सेंस बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर रहती है, आपको लेकर भी, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर, आपके सोशल मीडिया को लेकर, इस पूरे इवेंट को लेकर, और आपकी इन प्रोफेशनल्स को एडवाइस क्या है, हम इससे शुरू करेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगी कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, हमेशा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं एक नई टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं यही कहूँगी दैट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करें एंड जितना आप सीख सकते हैं अपने सीनियर से, क्योंकि जब मैंने भी इसी तरह के एक प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी, तो मिस इंडिया में जितना हम सीख सकते थे, जितना एक दूसरे से, वहाँ जितने टेक्नीशियंस हैं सबसे, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक और चीज़ कहूँगी कि टाइम एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होता है लाइफ में, एंड जब आप यंग होते हैं आपके पास एनर्जी खूब होती है, तो आई थिंक उस टाइम और एनर्जी को सही जगह पे आप इस्तेमाल करें। और जब भी आप ऐसे किसी इवेंट का एक पार्ट हैं, तो जितने आप जितने ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आप सिर्फ डिज़ाइनर का ही काम सीखें, लेकिन कैसे एक शो को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और भी स्किल्स हैं जो आपको फिर आगे काम ज़रूर आएंगे। आपने इसका जिक्र अपने एग्जाम्पल से किया, और क्योंकि लोग दर्शक जानते हैं कि MBBS और
जो स्टार्ट रहा उसके बाद आप, क्योंकि इन लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा ये करना है, कई बार होता है फैमिली की चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, आपने जिस तरह से किया अपने एग्जाम्पल से आप अगर बताना चाहें, हालांकि लोग जानते हैं, आई नो दैट, बट स्टिल अगर आप एक लाइट उस पर डालें, जिस वक्त आप MBBS कर रही थी, क्या आपके दिमाग में जहन में ख्याल था, और खासकर आपकी फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली भी जो है मेडिकल बैकग्राउंड से ही है? मैं यही कहूँगी कि देखिए, जो मेरे शायद ऑब्स्टिकल्स रहे होंगे या स्ट्रगल्स रहे होंगे वो दुनिया के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक बड़ा प्राइवेट स्ट्रगल था। दुनिया के सामने तो वो एक जिस दिन आप जीतते हैं वो रात आती है, जो क्योंकि वो मीडिया कवर करती है। आपकी जो यूथ है खासकर, उनको क्या एडवाइस है जो सपने देखते हैं कुछ करने के? मैंने शुरुआत में भी ऑब्स्टेकल्स का जिक्र किया, क्योंकि आप एक जगह से आई हैं, आप करने आप कुछ जा रही थी, आप कहीं और पहुंची और सक्सीड हुई हैं। उन यूथ के लिए क्या है जो थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हैं, या कई ऐसे फाउंडेशंस होती हैं, उसके मैं फैशन शो से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका उनको एडवाइस क्या है? ये मैंने फॉलो किया लाइफ में, और मैं ये इसमें आज भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रोथ तो कांस्टेंट रहती है। आप कुछ ना कुछ आपका अलग गोल बन जाता है लाइफ में। वो बहरे मेंढक की कहानी सुनी होगी आपने, तो आई थिंक आपको एक बहरा मेंढक बनना पड़ता है। कोई आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता, कोई आप क्या करे उसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जो आपका गोल है वो देखना चाहिए और आप उसके टुवर्ड्स काम करते रहिए। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो ज़रूर आप अचीव करते हैं। तो बिहार में मतदान जारी, लेकिन इस बीच अगर आपको हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र को समझना है तो गौर से ये दो तस्वीरें देखिए। तस्वीरें महज जीवटता की निशानी नहीं है, बल्कि अपने अधिकार और कर्तव्य के बीच की पूरी कहानी है। मोहनिया विधानसभा की कालिया देवी की तस्वीरें हैं ये। उम्र है 110 साल, लेकिन हौसला देखिए। अपने अधिकार को लेकर उत्साह ऐसा कि घर वालों को उन्हें खाट पर बिठाकर मतदान केंद्र पहुंचाना पड़ा। और देखिए, कुछ ऐसी तस्वीर नवादा में भी दिखी, जहां 105 साल की अमला खातून अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ पर पहुंची। और देखिए, ये दोनों तस्वीरें मजबूत लोकतंत्र के साथ युवाओं के लिए भी बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें बताती है कि लोकतंत्र में अधिकार पाने के लिए सभी को मतदान करके अपने कर्तव्य को भी जरूर पूरा करना चाहिए। तो देखिए, इस बदलते मौसम में चाय बहुत अच्छा सहारा है। कल फिर साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे 5 बजे। अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना।